सर प्लीज कोई 3 के नाम बताएं। ओबामा, राम जेठमलानी। ओके, बाकी 3 सर सुमित सावरकर, पूरा नाम बता सकते हैं? वीर सावरकर, वीर सावरकर, ठीक। और एक नाम? नेल्सन मंडेला, मंडेला, पुतिन, दीपिका जी। और कौन जो बता पाए? जी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन सब में सिमिलैरिटी है कि सब लॉयर्स हैं। ओह अच्छा, ये सब दुनिया की ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने पहले लीगल प्रैक्टिस के बाद में ही अपनी इन सर्विसेज में गए हैं, क्योंकि लॉयर जो होता है वो एकमात्र सोसाइटी का एक ऐसा स्तंभ है जो आपको हर फील्ड में जरूरत है। आज जो मैं अपनी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बिहाइंड द गैवल इज दैट वुडन हैमर जो आप देखते हैं, ऑर्डर असली में कहीं नहीं होता किसी कोर्ट में, वो सिर्फ मूवीज में ही ड्रामेटिकल दिखाया हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरीली प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 136 में एक स्पेशल पावर होती है कि ऑल ओवर इंडिया अगर आपका कहीं पे भी ग्रेव मिसकैरेज ऑफ लॉ या फिर अगर कहीं पे भी इनजस्टिस होता है तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आ सकते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑर्डर इज पास फ्रॉम आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। आर्मी के अगर किसी कोर्ट के है वो उनकी अपील नहीं आती। बाकी आप किसी भी कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर्स, किसी भी कोर्ट की स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस प्रैक्टिस में मैं पिछले 3 साल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आज की मैं प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं करता क्या हूं, जिससे कि आप अगर कल को क्लाइंट्स लेकर के आए तो आप क्या बोल सकते हैं कि क्या करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, क्या आपको पता है 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया 163 रैंक पर और 2019 में हम सीधा 69 रैंक पे आए। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में घुसना आसान है, इसलिए आप बिजनेस नहीं कर सकते कंट्री में। उस बिजनेस में अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो उस बिजनेस से एग्जिट कैसे लेना है। कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने एसेट्स को पूल करते हैं और उन पूल्ड एसेट्स में से क्रेडिटर्स को 1 बाय 1 कैसे पेमेंट करनी है या उनके डेट्स को कैसे 1 बाय 1 पे करना है, इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स उस कंपनी के सारे एसेट्स को पूल करते हैं, उनकी ऑक्शन करते हैं, फिर एक एक करके सारी कंपनीज के खर्चे खत्म करके और उस कंपनी को वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप होना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ बिजनेस में घुसना ही नहीं, बिजनेस से निकलना भी कैसे है। उन सब की कंसल्टेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको अगर अपॉइंट करवाना है या फिर आपका किसी कंपनी में जो इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है उससे अगर कोई रिकवरी डेट है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसिक्यूशन, मेरी एलएलएम मास्टर्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे ही है। ट्रेडमार्क किसी भी नाम का जो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है उससे रिलेटेड, आपका वो नाम पे भी हो सकता है, आपका वो मार्क पे भी हो सकता है। अगर आप एक मोटा सा ऐसे टिक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इशूज 90 के। एम येलो कलर का मैकडॉनल्ड्स का है। तो इस एक्सक्लूसिव एक अपनी इमेज अगर आपको ब्रांड की बनानी है तो वो ट्रेडमार्क से ही मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट अभी 3 साल पहले का जजमेंट है, अगर आपका कंपनी नेम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और वही सेम कंपनी नेम अगर किसी का ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है तो प्रिवेल सिर्फ ट्रेडमार्क करेगा, कंपनीज एक्ट में आपका प्राइवेट लिमिटेड फर्म कभी नहीं करेगा। मेरे पुराने मैं सीनियर के पास में जब था तो उनके क्लाइंट थे ताके दी हट्टी, आपने सुना नाम सुना होगा। एक उनका ही एक राइवल जयपुर में, उन्होंने जयपुर में एक रेस्टोरेंट खोल लिया था ताके दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पर जाकर के हमने रिसीवर अपॉइंट कोर्ट से करवाया था, वहां पे रेड करी थी, सारी उनकी इन्वेंटरी सीज करवाई थी और उसका कॉम्पनसेशन अपने क्लाइंट को दिलवाया। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स सिर्फ और सिर्फ तलाक नहीं होते, ऑल्दो मैं ये खैर एक ब्राइड मूवमेंट एडवोकेट के लिए हो सकता है, लेकिन हो सकता है इस मीटिंग में ना हो। 70+ डाइवोर्स मैं करा चुका हूं आज तक। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ साथ ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि चाइल्ड कस्टडी किसके पास में रहेगी अगर आपका डाइवोर्स हुआ है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस रिप्रेजेंट करा था, उसमें 36 इयर्स की वाइफ है, 41 इयर्स का हस्बैंड है, जिनका 4 साल का बच्चा है और उनका डिस्प्यूट क्या है कि ये रखेगी और हस्बैंड कह रहा है कि ये। कोई
कोई भी रखना नहीं चाह रहा उस बच्चे को, ना हस्बैंड ना ही वाइफ। तो किस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है? इसके लिए मैंने अपने एंड पे एक इनिशिएशन ये लिया है कि मेरे पास कोई भी अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है तो मैं ऑपोजिट पार्टी को पहले एमिकेबल सेटलमेंट नोटिस भेजता हूं कि अभी भी अगर चांसेस है तो प्लीज कम ऑन टेबल, विल नेगोशिएट। अगर कोई भी आपका मैट्रिमोनियल केस अगर चल रहा है तो हम उसको बैठ करके सुलझा सकते हैं। उसके बाद ही मैं लिटिगेशन में और केस की प्रोसीजर में जाता हूं। मनी रिकवरी मैटर्स, अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला, रिकवरी अगर कहीं पे भी आपकी पेंडिंग है, रिकवरी सिर्फ पैसा दिया हुआ ही नहीं होता। अगर आपने अपनी सर्विसेज किसी को दी है, किसी ने अवेल करी है और आपकी सर्विसेज का पैसा नहीं मिला है, आप कैसे आप स्टार्टिंग में ही आप अपनी एग्रीमेंट्स बनवा करके ड्राफ्ट करके उनके बाद में आप काम कर सकते हैं। तो एज पर दैट एग्रीमेंट आप एनफोर्सेबिलिटी पे जाकर के उनसे पैसा रिकवर करा सकते हैं। केस में भी जाने से पहले भी हम आर्बिट्रेशन में भी करवा सकते हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, अगर आपके कहीं पे लैंड या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई अपार्टमेंट कहीं पे डिस्प्यूटेड है, रेरा में अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, नोएडा में, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा डीप इस टॉपिक को लूंगा। चेक बाउंसेस, अगर आपका दिया हुआ चेक कहीं बाउंस हो जाए या फिर आपको कहीं से पेमेंट मिली हुई है और वो चेक बाउंस हो जाए तो क्या करेंगे? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद द डिसऑनर ऑफ चेक। अगर आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो जाए तो आपके ऊपर कितनी मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है, कोई बता सकता है? अच्छा चलिए, उसका अगर केस होगा तो क्या वो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा? आप क्रिमिनल बन जाएंगे अगर आपका चेक बाउंस हो गया। आपने क्योंकि उसको प्रॉमिस किया है, आप रिटर्न में दे रहे हो कि मेरा इतना पैसा तो एनकैश हो ही जाएगा, जाओ बैंक से जाकर के ले लो। अगर आपका वो चेक बाउंस हुआ तो आप एक क्रिमिनल बन चुके हैं। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है? अगर आपको मिला हुआ चेक, आपको किसी ने पेमेंट करी है और वो चेक बाउंस हो गया, तो उस चेक के बाउंस होने के बाद जो उसका रिटर्न मेमो आता है, जो बैंक आपको इन्फॉर्म करता है कि ये किस रीजन की वजह से रिटर्न हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या स्टेप लेना है? क्योंकि अगर ये टाइमलाइन अगर छूट गई ना आपसे तो वो पूरा का पूरा चेक बस एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा। चेक बाउंस की रिटर्न डेट के अंदर आपको 30 दिन के अंदर उसको एक लीगल नोटिस सर्व कराना है। लीगल नोटिस के लिए आपको वकील ही चाहिए, आप अपना लेटर हेड पे कुछ नहीं लिख के उसको दे सकते। आपको 30 डेज के अंदर उसको एक लीगल नोटिस सर्व करवाना है। 30 डेज के बाद में उसको हम 15 डेज का टाइम देंगे कि 15 दिन में या तो पैसे वापस कर दो या फिर मैं तो केस में जाऊंगा। 16वें दिन के बाद में आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है, आप केस कर सकते हो। 31वें दिन वो कागज बन जाएगा। प्लीज ये टाइमलाइन को ध्यान। कंज्यूमर डिस्प्यूट, अगर कंज्यूमर फोरम में आपका कोई डिस्प्यूट है तो मैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी देखता हूं। स्टेट कंज्यूमर फोरम में आपके 1 to 10 करोड़ के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी सारे मैं देखता हूं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप टू 1 करोड़ रुपए सारे डिस्प्यूट। लीगल मिथ वर्सेस रियलिटी, थोड़ा सा लीगल मिथ बस्ट करते हैं, 2 मिनट का टाइम है। I can file my case anytime, मेरी मर्जी में कभी भी करूँ। अभी चेक बाउंस का मैंने आपको टाइम बताया, तो क्या कोई बता सकता है कि मैं अपने केस कभी भी फाइल कर सकता हूँ कोर्ट में? तो क्या वो केस कोर्ट एंटरटेन करेगी? अगर वो आपका सिविल डिस्प्यूट है तो वो आपको एक टाइम बार्ड मैनर में करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो केस खत्म हो जाएगा, आपका कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा। सेकंड, नॉमिनी विल गेट ऑल ऑफ द मनी आफ्टर डेथ। आपके बैंक अकाउंट सबके होंगे, सबके नॉमिनीज होंगे, तो आपके मरने के बाद, भगवान ना करे अभी जल्दी जाए, आपके मरने के बाद वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा क्या? यस। गलत जवाब है। नॉमिनी इज ओनली एंड ओनली केयर टेकर ऑफ दैट मनी आफ्टर योर डेथ। आपके जो भी लीगल एड्स है उनको वो पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, ये काम नॉमिनी का है। नॉमिनी इज नॉट दैट ओनर ऑफ दैट मनी। आपका बैंक में अकाउंट है, आपका म्यूचुअल फंड में अगर आपने कहीं पे नॉमिनी बनाया, आपने एफडी में कहीं पे नॉमिनी बनाया है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी नॉमिनी ओनर कभी नहीं बनता है। आपके लीगल एड्स ही ओनर रहेंगे, उनको ठीक तरह से मिले। नॉमिनी इज ओनली एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी or any expenses incurred in that distribution. एक लास्ट
मेरा ऑफेंस अगर एक जगह पे मेरे साथ में हो रहा है तो मैं उसको किसी और पुलिस स्टेशन में जाकर के, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का हूं तो मैं एग्जांपल दिल्ली का देता हूं, ईस्ट दिल्ली में कोई मेरे साथ में क्राइम होता है और ज्यादा बड़ा क्राइम मतलब मेरी किसी ने चेन ही खींच ली, तो क्या मैं उसकी रिपोर्टिंग द्वारका कोर्ट में द्वारका के किसी पुलिस स्टेशन में जाके कर सकता हूं? कर सकते हो, क्यों कर सकता हूं? तो पुलिस तो बोलेगी जाओ वहां थाने में हुआ है। लेकिन ये तो रूल है, 0 एफआईआर आप कहीं भी कर सकते हो क्योंकि सबसे ये नियरेस्ट बात नहीं हो। देखिए पता क्या ये साथ ये जाएंगे तो माने। ये लास्ट मैं आज का बताता हूँ। 0 एफआईआर आपका ये केस होता है कि जो पुलिस स्टेशन की पूरी जुरिस्डिक्शन होती है वो कितना क्राइम फ्री है वो उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड एफआईआर से पता चलता है। इसीलिए पुलिस वाले जितनी कम हो सके उतनी एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो आप अपनी कंप्लेंट लेकर के जाओगे तो उनको रजिस्टर करना कंपलसरी है। वो उस एफआईआर को लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी जुरिस्डिक्शन देखेंगे, देन वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इस पे थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे जब आप मेरे से एक बार मिलने आएंगे तो थोड़ा सा अगला वाला जो है वो थोड़ा डिटेल में, तो इसलिए मैं भी स्किप करता हूं। If you want to connect with me, these are my contact details. Please feel free to connect with me. Let's clap for एक दो क्वेश्चन थे।